दोस्तों नमस्कार। आदाब, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? हम्म क्या कर रहे हो भाई? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। हैं? और और बताइए अपने बारे में। दोस्तों आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री। हम्म जैसे कि आपको उसमें दिया हुआ है सामने, यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, रेलवे, राइट, और अदर किसी एग्जाम में आप इन्वॉल्व हो, या इनमें से किसी भी एग्जाम की आप ये तैयारी कर रहे हो। हम्म तो तो आप ये क्लास देख सकते हो, अगर अच्छी तरह से पढ़ना है तो, राइट। तो विद इन ऑल कंसेप्ट विद क्लियर, सारे कंसेप्ट को अपन क्लियर के साथ ये पढ़ते चलें, सब एक भी एक डाउट आसानी से क्लियर हो जाएंगे। तो हिस्ट्री में दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? चलो देखते हैं। मौर्य मौर्य डायनेस्टी यानी मौर्य वंश। हम्म तो किस तरीके से मौर्य साम्राज्य का जो जो वो परचम है पूरे हिंदुस्तान में किस तरीके से लहराया था, ठीक है, तो आसानी से समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल तोमर, मैं तोमर स्टडी क्लासेस 2.0 पे आपको एक बार फिर से स्वागत करता हूँ, राइट। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे बस यही इंतजार है, और बस मेरी वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए, राइट। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा जिनका पता कार्यकाल कब से कब तक स्टार्ट हुआ था ईसी में, 322 ईसा पूर्व से लेके 298 ईसा पूर्व तक। यानी तब पता, ईसा पूर्व का मतलब ये होता है कि कोई भी सन है ना पीछे की ओर चलती है। जैसे आज हम अभी प्रेजेंट में 2020 में बैठे हुए हैं, राइट, 2020 में बैठे हुए हैं। तो इसके बाद अगले साल कौन सा आएगा? 2021। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बैक पीछे की ओर 2020 से फिर 2019, 2018, राइट, इस तरीके से। तो देखो, तो इनका जो एम्पायर था काफ़ी बड़ा था, ठीक है। इन्होंने लगभग लगभग काफ़ी ज़्यादा हिंदुस्तान पे इन्होंने एम्पायर खड़ा किया था। जैसे कि देखो, मैं आपको एक छोटे से डायग्राम में बताना चाह रहा हूँ। देखो इस तरीके से इन्होंने दिया हुआ है। ये देखो, ये देखो, ये लगभग लगभग पूरा हिंदुस्तान मान के चलो, ठीक है। पूरा हिंदुस्तान वो अलग, और ये पाकिस्तान वाला जो हिस्सा है, अब तो खैर ये बंटवारे के बाद अलग हो चुका है। पहले जो पाकिस्तान वाला हिस्सा था ना दोस्तों, तो अपने में, ठीक है। तो ये सिंध नदी, सिंध प्रांत वगैरह, ये सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, तो ये जुड़े हुए थे। तो दोस्तों अपन आगे आगे और बढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, इनको साम्राज्य की, इनको यानी इस मुकाम तक पहुंचाने में किसने हेल्प की थी, किसने सहायता की थी? जैसे कि वो इनके गुरु थे, इनके गुरु का नाम क्या? इनके गुरु का नाम था चाणक्य। आपने एक सीरियल भी देखा होगा टीवी पे इनके नाम का, जैसे वो है चंद्रगुप्त मौर्य, तो इनका नाम था चाणक्य। उन्होंने पता है अपनी चाणक्य नीति से सारे सिस्टम को बदल दिया, और उन्होंने इस तरीके से उन्हें शिक्षा दी, ठीक है। और इस तरीके से उन्होंने एक राजा युग एक स्थापित करवाया है, क्योंकि एक उन्होंने बहुत ही उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है इन्होंने, जब इन्हें इनकी जो इनका जो मौर्य डायनेस्टी है ना, इनको आगे बढ़ाने में। तो इन्हें पता क्या कहते थे? कौटिल्य। कौटिल्य यानी एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्तित्व, राइट, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्तित्व। और जैसे चाणक्य, चाणक्य का मतलब होता है, जैसे देखा होगा आपने किसी पीछे चोटी, जो कोई भी व्यक्ति पीछे चोटी चोटी बांधता है ना, तो उसे जैसे अभी भी कहते हैं कि यार पीछे विद्या का वो होता है सागर, बुद्धिमान होता है, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने दोस्तों एक बुक लिखी थी, ठीक है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में आपको ये लग रहा होगा कि इन्होंने मतलब इकोनॉमी के बारे में बताया था, नहीं।
इकोनॉमी के बारे में नहीं बताया था, इन्होंने बताया था राज व्यवस्था के बारे में, यानी पॉलिटी के बारे में, किस तरीके से एक राजा अपने राज्य में शासन करता है, कैसे क्या कानून को इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, तो उन्होंने इन सब चीज़ों को एक अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन किया है उस बुक में। तो विष्णुगुप्त के नाम से इन्हें जाना जाता था कि सहायता से इन्हें, जैसे वो है ना, मतलब क्या कहते हैं, मतलब नंद वंश के अंतिम शासक को पराजित कर पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया। ऐसे राजा हुआ करता था, उसका नाम था नंद वंश, उसको उन्होंने क्या कर दिया, पराजित कर दिया, और यानी पाटलिपुत्र पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। पाटलिपुत्र मतलब इनकी कैपिटल, राजधानी थी। पाटलिपुत्र, पहले का पाटलिपुत्र आज की पटना, बिहार की राजधानी है ना पटना, उसे ही बोलते थे पाटलिपुत्र। 305 ईसा पूर्व में उसने सेल्युकस निकेटर पर चढ़ाई की। ठीक है, सेल्युकस निकेटर एक यूनानी था, ठीक है, जो उत्तर पश्चिमी भारत पर सिकंदर के नियंत्रण क्षेत्रों का जनरल था। जैसे सिकंदर का सेनापति था, मतलब सिकंदर के अकॉर्डिंग वो काम करता था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत था, राइट। तो यूनानी राजदूत, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंत की, जैसे उन्होंने कई सारे साम्राज्य जीते, इससे शादी की, ये ना सेल्युकस निकेटर की बेटी से शादी की उन्होंने, कई सारे उन्होंने युद्ध भी जीते। तो उन्होंने बताया जो अंतिम यात्रा है, उन्होंने कहाँ से कैसे स्टार्ट की थी। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम ओर जैन धर्म को अपनाया और अपने बेटे बिंदुसार के पश्चिमी सिंहासन से उतर गया। जब बेटा योग्य हो गया सिंहासन पर बैठने लायक, तो खुद वहां से क्या हो गया, निष्कासित हो गया, राइट। तो जैसे कि बिंदुसार कब आया था, 298 ईसा पूर्व से लेके 273 ईसा पूर्व तक उन्होंने शासन किया था। बिंदुसार को यूनानी ने अमित्रघात कहा जाता था। क्यों? अमित्रघात का मतलब क्या होता है, शत्रु विनाशक, जिसका अर्थ है शत्रु का नाशक। जैसे कि आपने देखा हो कि पहले कई सारे राजा महाराजाओं के ऐसे मतलब होते टाइटल, अलग अलग नाम से। कोई शेरशाह सूरी का उनका वो मतलब वो था टाइटल, क्यों रखा गया था, क्योंकि उन्होंने पता है एक तलवार से ही शेर को मार दिया था, राइट। और भी कई सारे उनकी एक अलग अलग इस खासियत है। तो उन्होंने शत्रु नाशक, यानी जहाँ पे ये जाते थे ना, शत्रुओं को नाश करके आते थे, शत्रु इनसे कांपते थे, राइट। तो धारणता तिब्बती भिक्षु कहते थे ना, कि बिंदुसार ने 16 राज्यों को जीत लिया। सोचो एक कितना बड़ा योद्धा, 16 स्टेट, ठीक है, 16 राज्यों को जीत लिया, जिसमें 2 समुद्र के बीच की भूमि शामिल थी, जिसमें से 2 राज्य ऐसे थे जिन राज्यों में समुद्र की भूमि शामिल थी। तो संगम तमिल साहित्य सिंधु दक्षिण के मौर्य आक्रमण की पुष्टि करता है। जैसे संगम वंश ये ना साउथ की ओर, ठीक है, साउथ की ओर चलते हैं। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। सीरिया के राजा एंटियोकस ने पहला राजदूत भेजा, उसका नाम क्या था, डाइमेकस। बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को उज्जैन का गवर्नर नियुक्त किया। ठीक है, बिंदुसार अपॉइंटेड हिज सन अशोक एज द गवर्नर ऑफ उज्जैन, राज्यपाल। उन्होंने अपने पुत्र को राज्यपाल नियुक्त किया, राइट। और ऐसे धीरे धीरे सक्सेसर्स होता रहा, चलता रहा। तो फिर बिंदुसार गया, फिर अशोक आया। तो अशोक बिंदुसार का पुत्र था, ठीक है। अशोक किसका पुत्र था, बिंदुसार का। तो वो अपने पिता के शासनकाल के दौरान, तो वो अपने पिता के शासनकाल के दौरान, ये ना एक सबसे बड़ी मतलब वो है
कॉलेज, यूनिवर्सिटी, महाविद्यालय, तक्षशिला सबसे पहला विश्वविद्यालय है ये। और उज्जैन का राज्यपाल रहा। अशोक ने लगभग 268 ईसा पूर्व अपने भाइयों को सफलतापूर्वक हराने के बाद सिंहासन हासिल कर लिया। ठीक है, अशोक के लगभग मतलब काफ़ी सारे भाई थे। एक एक करके सबको हराने के बाद खुद सिंहासन पे बैठ गया। तो अशोक के सिंहासन 273 ईसा पूर्व तक पहुंचने तक और उसके वास्तविक राज्याभिषेक 259 ईसा पूर्व के बीच 4 वर्षों का अंतराल था। राइट, 4 वर्षों का अंतराल जो युद्ध की जर्नी से लेके सिंहासन पर बैठने तक। इसलिए यह उपलब्ध साक्ष्यों से प्रतीत होता था कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसे सिंहासन के लिए काफ़ी सारा संघर्ष उसे मतलब ये करना पड़ा। राइट, स्ट्रगल फॉर द थ्रोन आफ्टर बिंदुसार डेथ। ठीक है, तो अशोक की माता का नाम सुबांद्री था, तो उनकी पत्नी का नाम देवी या विदिशा था जो उज्जैन की राजकुमारी थी। उनकी अन्य 2 पत्नियां अश्वमित्र और ये करुवकी थी। महेंद्र वह केवल एक सिकल लीग में अलिखित कुणाल और तालुक अशोक के पुत्रों में प्रमुख हैं। उनकी 2 बेटियां संघमित्रा और एक चारुमती जानी जाती थी। ठीक है, जिसमें से अशोक ने इन्हें बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, ठीक है, कहाँ पे भेजा था? श्रीलंका भेजा था। ठीक है, संघमित्रा को और महेंद्र को। राइट, अशोक ने, एक सेकंड, अशोक ने अपने शासनकाल में 8वें वर्ष में कलिंग पर विजय प्राप्त की। राइट, तो जैसे कि अशोक सिंहासन पर कब बैठा था? 269 ईसा पूर्व में। राइट, तो 261 ईसा पूर्व में उसने क्या की? विजय प्राप्त कर ली। तो कलिंग आधुनिक उड़ीसा था। ठीक है, जो ये ना कलिंग किस क्षेत्र में, किस स्टेट में मतलब पाया जाता है? उड़ीसा में। तो अशोक ने अपनी मतलब सारी कूटनीति से, ठीक है, सारी कूटनीति स्थिति के कारण यानी कलिंग पर हमला करने का फैसला किया। तो कलिंग युद्ध एक भव्य घटना मानी जाती है। जैसे अशोक का सबसे पहली घटना, सबसे भव्य घटना कौन सी मानी जाती है? ये ना कलिंग का युद्ध। ये ना कई बार पता है एसएससी, रेलवे और हर एग्जाम में पूछा गया है। राइट, ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम में इस क्वेश्चन को मतलब काफ़ी बार पूछा गया है। तो दोस्तों मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा, तो आप क्या करो पता है, इस क्वेश्चन को ना नोट डाउन कर लो। क्योंकि ये क्वेश्चन है ना काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो इस घटना के बाद इसका उल्लेख हुआ कि वो पता है इस घटना से क्या आघात हो गया मतलब उसे कुछ युद्ध के दौरान लगभग 100 और 50,000 लोग घायल हुए, जबकि 100 से ज़्यादा लोग मारे गए। मतलब उसे एक अंदर से एक मतलब वो ना गिल्टी फील हुई कि यार युद्ध नहीं करना चाहिए था। क्योंकि काफ़ी सारे लोग, क्योंकि पता है जब राजा महाराजा किसी जंग की तैयारी करते हैं ना, तो वो तो ऐलान कर देते हैं, उसमें नुकसान किसका होता है? सोल्जर का, सिपाहियों का। राइट, सैनिकों का। तो वो इस घटना से आघात होकर, भयभीत होकर, तो अशोक अंदर की मतलब गहराई में सोचने लगा। वो अंदर से क्या हुआ? प्रभावित हुआ। तो उसके दिल में एक अजीब सी मतलब वो जागी कि हमें कभी युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। तो उसने पता है इसके लिए वो ने कसम खाई, नेवर फाइट ए वॉर ही ये प्रेफरेंस नाउ। ठीक है, ये ना धर्मा विजय और दिग विजय। तो उसने दिग और धम्म विजय को प्राथमिकता दी। मैं कभी युद्ध नहीं लड़ूंगा, कभी भी वॉर नहीं करूंगा। राइट, तो इस तरीके से ये जो मसला चलता रहा और मतलब काफ़ी सारा जो होता रहा डिस्ट्रीब्यूट। और देखो अब आगे चलते हैं दोस्त, रुकने एक सेकंड। जैसा कि दोस्तों धूप आ रही थी इसलिए मैंने गेट को बंद किया था। तो अशोक ने अपने शासक के 9वें वर्ष में
बुद्ध भिक्षु में गुरुता से प्रेरित होकर जब अशोक ने अपने शासक से, जैसे है ना बौद्ध भिक्षु, पहले उस टाइम पे है ना बौद्ध धर्म जैन धर्म को काफ़ी ज़्यादा माना जाता था, राइट। तो काफ़ी ज़्यादा उन्हें मतलब मान्यता दी जाती थी। तो वह भिक्षु बन गया, तो उसने पता है भिक्षु बनना स्वीकार कर लिया। भिक्षु बनना ये नहीं है कि मतलब भीख मांगता को घूमता पड़े, नहीं, एक सन्यासी जीवन को बिताना, एक सन्यासी की तरह रहना, इस तरीके से, जैसे बोलते नहीं है अभी भी हर धर्म का एक रूल्स है कि ये ना मोह माया से, घर गृहस्थी से हमेशा दूर रहना चाहिए। बात सही है। जब जीवन के अंतिम दिनों में जब सब कुछ अपन ये ना जीवन में सब कुछ आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, तब हमको ये शिक्षा अपनानी चाहिए, ठीक है। तो वो भिक्षु बन गया, यानी उसने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो अशोक ने बुद्ध भिक्षु उपगुप्त के प्रभाव में बौद्ध धर्म ग्रहण किया। तो अशोक ने अपने बब्रू अभिलेख में कहा है कि उसे बुद्ध संत और धम्म में पूर्ण विश्वास है, यानी पूरा विश्वास है, ठीक है। उन्होंने रॉक एडिशन और ये फिल्म एडिट को भी लोगों के बीच दो बौद्ध धर्म के संदेश को फैलाने के लिए उकेरा। तो जैसे कि अशोक के स्तंभ है ना, उसमें काफ़ी सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। अशोका मेंटेन द लार्जेस्ट एंड पावरफुल आर्मी, मेंटेन पीसेस एंड अथॉरिटी। अशोका expanded friendly relationship with state across Asian and Europe, sponsors Buddhism missions, ठीक है। अशोक ने शांति और अधिकार बनाने के लिए एक बड़ी शक्तिशाली सेना का क्या किया, निर्माण किया, राइट। तो जैसे ये एशिया और यूरोप के राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को, जैसे अच्छे संबंधों को बनाने के लिए उसने ये फ्रेंडशिप बनाने के लिए उसने मतलब ये सब चीज़ क्या किया, निर्माण किया, राइट। जैसे कि आपको ये मैप में दिख रहा है, भारत के मैप में, कि जो एम्पायर खड़ा किया था अशोक ने, ये काफ़ी सारा ये अशोक स्तंभ का एक जो कुछ लिखे हुए हैं जो हमारे भारतीय संविधान में यूजफुल है, ठीक है। जैसे सांची स्तूप है, अशोक चिन्ह है, ठीक है। ये हमारे जो वो है ना माने जाते हैं हर चीज़ में, ठीक है। ये अशोक पिलर से लिए गए ये, ठीक है। और ठीक है, तो लगभग पता है उसने 40 वर्षों तक शासन करने के बाद 232 ईसा पूर्व में अशोक की क्या हो गई, मौत हो गई, ठीक है। ये मृत्यु हो गई जब एज पूरी हो गई। तो उनकी मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य पश्चिम और पूर्वी भागों में क्या हुआ, विभाजित हो गया, ठीक है, दो भागों में। पूर्वी भाग में अशोक के पुत्र दशरथ का शासन था, जबकि पश्चिम भाग पर संप्रीति का शासन था। तो मौर्य युग में अर्थव्यवस्था, सामाजिक जीवन और कला और वास्तुकला है, राइट। ये कृषि जैसे पहले कुछ ज़्यादा वो तो होता नहीं था, ये खेती बाड़ी से एग्रीकल्चर ट्रेडिशनल फैसिलिटी वेरियन प्रोवाइडेड स्टेट एडवांसेस, आर्किटेक्चर, कला, संस्कृति, इन्हीं सब चीज़ों से अर्थव्यवस्था क्या होती थी, चलती थी, ठीक है। तो ये जो बेसिकली दोस्तों क्या है, सांची स्तूप है, ठीक है।